हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉरल फार्मा। आज का हमारा वीडियो है ऑन सेकेंड टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2, दैट इज़ पोसोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लर्निंग आउटकम ऑफ दिस टॉपिक, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पोसोलॉजी, then you will be able to understand the various factor influencing dose of drug and you will be able to calculate the dose of drug। अब ये वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आपको पोसोलॉजी की कंसेप्ट समझ में आएगी और डोज को सिलेक्ट करते समय हम कौन कौन से फैक्टर देखते हैं उसका हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पोसोलॉजी। अब पोसोलॉजी ये टर्म देखते हैं तो पोसोलॉजी दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज पोसोस, उसका मीनिंग है हाउ मच, एंड लोगोस मीन्स साइंस। तो कुल मिला के हमारी डेफिनेशन हो जाती है कुछ इस तरह: पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हमें कोई भी डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलने के लिए कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में डोज लेना है, इसका स्टडी करना मतलब पोसोलॉजी। ओके, सो पोसोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू गेट अ डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी में और कितना डोज लेना है उसका स्टडी करना मतलब पोसोलॉजी। ओके, ये पोसोलॉजी की डेफिनेशन याद रखने के लिए मैंने कुछ ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है। सो देखिए, पोसोलॉजी ये क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस की ब्रांच है और उसमें क्या स्टडी किया जाता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ओके, डोज का स्टडी किया जाता है और ड्रग की कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए उसका स्टडी किया जाता है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ पोसोलॉजी। Okay, so the dose of drug cannot be fixed, okay, because various factors are responsible to select a dose. Now it is the responsibility of pharmacist to calculate the appropriate dose for each and every patient. Okay, that's why it is more necessary to see the different factors which influences the dose of drug. Now start with the next slide, that is factor influencing dose of drug. So there are various factors which influences the dose of drug which are given in that: age, sex, body weight, route of administration, time of administration, environmental factors, emotional factor, presence of disease, accumulation, additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy, tolerance, tachyphylaxis and metabolic disturbances. These are the 16 factors which influences the selection of dose of drug. Okay, so now we move towards our next slide, that is its description. Okay, so first start with the age. Okay, so age, the pharmacokinetics of many drug changes with age. So the age of patient has great significance. Okay, अभी फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट बॉडी डज टू दी ड्रग। हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या एक्शन करती है, क्या एक्शन प्रोड्यूस करती है, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। तो क्या एक्शन प्रोड्यूस करती है? तो ADME, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, सो फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग चेंजेस विद द एज। अगर एज चेंज होता है तो फार्माकोकाइनेटिक एक्शंस भी चेंज होती है। सो किसी भी पेशेंट का डोज सेलेक्ट करते हुए हमें उसका एज देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेजर अमाउंट ऑफ ड्रग देन नॉर्मल अडल्ट डोज बिकॉज देयर एक्सक्रीशन कैपेसिटी आर लेस देन द अडल्ट। हमारे जो चिल्ड्रंस और ओल्ड पर्सन्स जो होते हैं उनको कम मात्रा में डोज लगता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। उसका कारण यह है कि
उनकी जो एक्सक्रीशन कैपेसिटी होती है, मतलब इनएक्टिव ड्रग को बॉडी के बाहर फेंकने की गति, वो कम हो जाती है। अगर हम चिल्ड्रन और ओल्ड पर्सन को देखते हैं तो चिल्ड्रन के ऑर्गन्स जो होते हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, वो अनडेवलप होते हैं। और ओल्ड पर्सन की जो बॉडी है, उनके जो ऑर्गन हैं वो काम करना कम कर देते हैं। ओके, तो उस केस में हमें उन पर डोज की मात्रा जो होती है वो कम रखनी पड़ती है। तो इसलिए किसी भी पेशेंट का डोज सिलेक्ट करते समय उसका एज देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट इज एज, और दिस एज एंड डोज दिज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हम एज को चेंज करेंगे तो डोज भी चेंज होता है। सो डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एज। Okay, so second factor is a sex. Okay, women do not always respond to the action of drug in the same manner as it is done in men. कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई ड्रग होता है जो वुमन पर ज़्यादा असर करते हैं एज कम्पेयर टू मेंस। सो डोज सिलेक्ट करते समय हमें सेक्स देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो मॉर्फिन्स, अल्कोहल्स, नारकोटिक्स, बार्बिचुरेट्स, ये ड्रग होते हैं, ये प्रेगनेंसी में अवॉइड किए जाते हैं। ओके, क्योंकि ये जो ड्रग होते हैं ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस को अफेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग लैक्टेशन एंटीहिस्टामाइंस लाइक मॉर्फिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर रिस्ट्रिक्टेड। अभी जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो बच्चे को दूध पिला रही होती है, उनके केस में मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे ड्रग अवॉइड किए जाते हैं, बिकॉज ये जो ड्रग होते हैं ये मिल्क में एक्सक्रीट हो सकते हैं और इसका असर उस बच्चे पर पड़ सकता है। इसकी वजह से किसी भी पेशेंट का डोज सिलेक्ट करते समय उसका सेक्स देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज सेकेंड फैक्टर, सेक्स। नाउ थर्ड फैक्टर इज़ अ बॉडी वेट. So, dose of drug are calculated for children or obese patient according to their body weight. Okay. किसी भी ड्रग का डोज जो होता है वो पेशेंट के बॉडी वेट के मुताबिक चेंज होता है। अगर हम देखें तो चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया वो कम होता है और ओबेस पर्सन का बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसी वजह से ओबेस पेशेंट को ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है। इन सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो डोज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट चेंज हो जाता है तो डोज ऑफ ड्रग भी चेंज होता है। ओके, दिस इज थर्ड, दैट इज थर्ड फैक्टर, बॉडी वेट। नाउ फोर्थ फैक्टर इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Intravenous dose is lesser than oral dose because the drug administered directly into the systemic circulation. For immediate action and special case, intravenous drugs are given. Okay, अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी ड्रग का डोज सिलेक्ट करते समय वो ड्रग किस रूट से एडमिनिस्टर करना है ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इंट्रावेनस रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें कम क्वांटिटी में ड्रग लगता है। अगर वही ड्रग हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग लगेगा। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी भी पेशेंट का डोज सिलेक्ट करते समय हमको ये देखना पड़ेगा कि हम वो ड्रग किस रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इर्गोटामाइन। अब अगर इर्गोटामाइन हम इंट्रावेनस रूट से देंगे तो वो सिर्फ 0.25 mg में अपना काम करेगा। ओके, अगर वही ड्रग हम इंट्रामस्क्यूलर रूट से देंगे तो वही इफेक्ट देने के लिए उसे 1 मिलीग्राम डोज लगेगा। अगर वही ड्रग हम ओरल रूट से देंगे तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसे 2 to 5 मिलीग्राम इतना डोज एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
किसी भी पेशेंट का डोज सिलेक्ट करते समय हमें ये देखना पड़ेगा कि हम वो ड्रग किस रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं. Okay, this is fourth factor is route of administration. Now, fifth factor is time of administration. A small dose of drug may be more effective if given empty stomach rather than given after meal. Example is कैल्शियम. Okay, अब ऐसा कोई ड्रग होते हैं जो अगर हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देते हैं. एग्जाम्पल इज कैल्शियम. कैल्शियम इज मोर रैपिडली एब्जॉर्ब इन एम्प्टी स्टमक. Okay, the irritating drugs like iron, arsenic are better tolerated if administered after meal. ऐसे कोई इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं आयरन, आर्सेनिक, जिसे खाना खाने के बाद लिया जाता है. अगर हम इसे एम्प्टी स्टमक लेंगे तो इससे बॉडी के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस हो सकता है. ओके, हिप्नोटिक आर मोर इफेक्टिव एट नाइट इंस्टेड गिवन इन द मॉर्निंग. और जो हमारे हिप्नोटिक ड्रग होते हैं वे नाइट टाइम पे ज़्यादा असर करते हैं एज कम्पेयर टू डे टाइम. ओके, दैट्स वाई फ्रेंड्स, डोज सिलेक्ट करते समय हमको ये भी देखना होगा कि वो ड्रग हम किस टाइम पे एडमिनिस्टर करते हैं ताकि ड्रग की थेराप्यूटिक इफेक्ट को हम इंक्रीज कर सके. सो दिस इज फिफ्थ फैक्टर, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ सिक्स्थ फैक्टर इज एनवायरमेंटल फैक्टर. Daylight is stimulant, enhancing the effect of stimulant drugs, and darkness is sedative, hypnotic, or shows more effect at night. So friends, sometime environmental factor के मुताबिक भी हमें ड्रग का डोज एडजस्ट करना पड़ता है. जैसे कि हम वो ड्रग्स कब ले रहे हैं, दिन में ले रहे हैं या रात में ले रहे हैं, या कोल्ड एनवायरनमेंट में ले रहे हैं या हॉट एनवायरनमेंट में. अब जो स्टिमुलेटिंग ड्रग होते हैं जो उत्तेजना प्रोड्यूस करते हैं वो ड्रग डे लाइट में लिए जाते हैं, पर हिप्नोटिक और सिडेटिव ड्रग होते हैं जो नाइट में लिए जाते हैं. सिडेटिव हिप्नोटिक मतलब जो स्लीप प्रोड्यूस करते हैं और काल्मिंग इफेक्ट देते हैं, उसे सिडेटिव और हिप्नोटिक बोलते हैं. वो जो ड्रग होते हैं वो हम नाइट में लेते हैं. ओके, इस तरह से किसी भी ड्रग का डोज सेलेक्ट करते समय हमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर का स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो दिस इज सिक्स्थ फैक्टर, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. नाउ सेवेंथ फैक्टर इज अ इमोशनल फैक्टर. The females are more emotional than the males and require less dose of certain drugs. अब फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि फीमेल्स आर मोर इमोशनल होती है वो मेल से, इसलिए उनको कम मात्रा में डोज दिया जाता है. द प्लासेबोज आर इफेक्टिव इन एंजाइना पेक्टोरिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा. ओके, अब कुछ पेशेंट जो होते हैं जिनको अस्थमा होता है या एंजाइना पेक्टोरिस होता है, वो पेशेंट अपने डिसीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो दवा नहीं लेंगे तो उनको कुछ अच्छा फील नहीं होगा. तो ऐसे पेशेंट के लिए ये प्लेसेबोज बनाई जाती है. तो प्लेसेबोज क्या है? तो एक डोसेज फॉर्म है. प्लेसेबोज में कोई भी एक्टिव ड्रग नहीं रहता, ये बस कुछ एक्सिपिएंट्स यूज़ करके बनाई जाती है. अगर पेशेंट उसे लेते हैं तो उनको बस एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ बाबा कि हमने अभी टैबलेट ली है तो अब हम ठीक होने वाले हैं और ठीक हो जाएंगे, और अब हमें इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है. सो दीज आर द प्लेसेबोज. दीज आर इफेक्टिव इन एंजाइना पेक्टोरिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट. जो पेशेंट जो अपने डिसीज़ से कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच रहते हैं उनके लिए ये डोसेज फॉर्म बनाया जाता है. सो फ्रेंड्स, डोज सिलेक्ट करते समय हमको कुछ ऐसे इमोशनल फैक्टर का भी स्टडी करना पड़ता है. सो दिस इज सेवेंथ फैक्टर इज अ इमोशनल फैक्टर. नाउ एट्थ फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ डिसीज. ओके, सो स्ट्रिप्टोमाइसिन is excreted
mainly by the kidney. So it gives toxic effect to the patient having kidney problem. So friends, किसी भी पेशेंट का डोज सिलेक्ट करते समय हमें ये देखना चाहिए कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है। अब देखिए, कंसिडर करें कि एक पेशेंट है और उसे किडनी प्रॉब्लम है, पर हमको ये बात पता ही नहीं है कि उसे किडनी की बीमारी है। अगर हम उस पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं तो फ्रेंड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन का गुणधर्म है कि वो पेशाब के जरिए किडनी से होकर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होता है। तो इस केस में स्ट्रेप्टोमाइसिन उस पेशेंट की किडनी पे अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। So during fever, a patient can tolerate high dose antipyretic than the normal person. Okay. दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर किसी पेशेंट को फीवर हो और उसे हम एंटीपायरेटिक ड्रग दें तो उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, किसी भी पेशेंट का डोज सिलेक्ट करते समय हमें ये देखना चाहिए कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है और उसके मुताबिक हमें डोज सिलेक्ट करना चाहिए। सो दिस इज 8th फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ डिसीज। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज accumulation. The drug which are slowly excreted may build up a sufficient high concentration in the body and produces toxic symptoms if it is repeatedly administered for a long time. Example is digitalis, heavy metals and emetic. Now friends, देखिए, हम ऐसा कोई ड्रग लेते हैं जो बॉडी से स्लोली एक्सक्रीट होता है, मतलब उसे बहुत टाइम लगता है बॉडी से बाहर जाने के लिए। तो ऐसे ड्रग हम बार बार एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या होगा कि वो ड्रग बॉडी के अंदर जमा होने लगेगा और अपना टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी पर प्रोड्यूस करने लगेगा। इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन। The drug which are slowly excreted may build up a sufficient high concentration in the body and produces the toxic effect if it is repeatedly administered for a long time. उसका एग्जाम्पल है डिजिटालिस, हेवी मेटल्स और एमेटिन। एग्जाम्पल लेते हैं हम डिजिटालिस। डिजिटालिस 500 mg ये हमने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर दिया। अब की डिजिटालिस की एक्सक्रीशन कैपेसिटी बहुत कम है, तो वो 6 घंटे में 100 मिलीग्राम ही एक्सक्रीट हो सकता है। बाकी का 400 मिलीग्राम बॉडी के अंदर वैसा ही रहेगा। अब 6 घंटे बाद अगर हम दूसरा डोज देंगे, यानी दोबारा 500 mg, तो कितना होगा? 900 मिलीग्राम, यानी वो बहुत ज़्यादा डोज होता है। तो अब बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेगा। इसकी वजह से डोज सिलेक्ट करते समय हमें यह फैक्टर भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या? तो एक्यूमुलेशन। द ड्रग विच आर स्लोली एक्सक्रीटेड may build up a sufficient high concentration in the body and produces a toxic effect if it is repeatedly administered for long time. Okay, this is accumulation. Now next factor is a additive effect. When two or more drug administered together, the total pharmacological action is equivalent to the sum of their individual pharmacological action. जब हम 2 और ज़्यादा ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, उसकी टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस 2 ड्रग के एडिशन के बराबर होती है। जैसे कि नीचे दी हुई है मैंने 1 + 1 = 2। ओके, तो कंसिडर करें कि 1 मतलब हमारा पहला वाला ड्रग है और +1 ये सेकेंड ड्रग जो है वो हमारा दूसरा वाला ड्रग है, मतलब 1 और मोर ड्रग। ओके,
अब हम यहाँ पे 2 ड्रग ले रहे हैं, पहला फर्स्ट ड्रग और सेकेंड ड्रग। अगर हम ये दोनों को एडमिनिस्टर करते हैं एट अ टाइम, तो उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आने वाली है, टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो कैसी होगी? उस 2 ड्रग के एडिशन के बराबर होगी, मतलब 1 + 1 यानी कि 2। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव इफेक्ट। ओके, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इफेड्रिन एंड अमाइनोफाइलिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ओके, जब इफेड्रिन एंड अमाइनोफाइलिन यूज्ड इन द ब्रोंकियल अस्थमा। ओके, तो ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है? जो ब्रोंकाई होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट मतलब वो बहुत छोटी हो जाती है। छोटी होने के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर हम इफेड्रिन एंड अमाइनोफाइलिन दोनों को एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो वो क्या करती है? जो ब्रोंकाई कंस्ट्रक्ट हुई होती है, मतलब छोटी हुई होती है, उसे डायलेट कर देती है, यानी कि बहुत बड़ा कर देती है, और हमारी सांस न लेने की तकलीफ दूर हो जाती है, यानी कि हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल जाती है। तो इसे कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। जब हम 2 और ज़्यादा ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, उसकी टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस 2 ड्रग के एडिशन के बराबर हो जाती है, यानी कि 1 + 1 = 2 हो जाती है। इसे बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। सो उसके बाद का जो फैक्टर आता है वो है सिनर्जिज्म। ओके, सिनर्जिज्म क्या होता है फ्रेंड्स? व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड टुगेदर, देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज इंक्रीज्ड, दिस फिनोमिनन इज नोन एज सिनर्जिज्म। ओके, जब हम 2 और ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें मिलने वाला इफ़ेक्ट जो होता है वो इंक्रीज्ड होता है। ओके, जैसे कि 1 + 1 = 3। ओके, 1 मतलब हमारा फर्स्ट ड्रग और दूसरा वाला 1 मतलब हमारा सेकेंड ड्रग। अगर हम ये 2 ड्रग एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसी मिली हमें? तो इंक्रीज्ड देखने को मिली। ओके, यानी 1 + 1 = 3। ओके, 1 + 1 2 होनी चाहिए, लेकिन 1 + 1 3 मिली है, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज्ड हुई है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल प्रोकेन एंड एड्रेनलिन कॉम्बिनेशन इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन। ओके, सो प्रोकेन ये ड्रग हम लोकल एनास्थेटिक एक्शन देता है, और अगर हम प्रोकेन को एड्रेनलिन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो एड्रेनलिन प्रोकेन की एक्शन को इंक्रीज करता है, यानी हमें लोकल एनास्थेटिक एक्शन बहुत देर तक देखने को मिल सकती है। तो ये है हमारा कंसेप्ट सिनर्जिज्म, दैट इज व्हेन 2 और मोर ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड टुगेदर, देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज इंक्रीज्ड, दिस फिनोमिनन इज नोन एज सिनर्जिज्म। जब हम 2 और ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें मिलने वाला इफ़ेक्ट वो इंक्रीज्ड ऑब्जर्व होता है, उसे हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। ओके, सो दिस इज सिनर्जिज्म। नेक्स्ट फैक्टर इज अ एंटागोनिज्म। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ एंटागोनिज्म: व्हेन 2 or more drug are administered together, the action of one drug is opposed by the other drug on the same physiological system is known as antagonism. Okay, so antagonism जैसे कि 1 + 1 = 0। ओके, कंसिडर करें कि हमारा पहला वाला 1 जो है फर्स्ट ड्रग और सेकेंड वाला जो 1 है वो हमारा सेकेंड ड्रग है। अगर हम दोनों को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन मिलती है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नील आती है, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलती हमें। ओके, सो जब हम 2 और ज़्यादा ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे पहले ड्रग की एक्शन को दूसरा ड्रग कम कर देता है, यानी
दोनों एक दूसरे को अपोजिट एक्शन दिखाते हैं, उसे हम एंटागोनिज्म बोलते हैं। जैसे कि 1 + 1 = 0। अभी पहला ड्रग दूसरे ड्रग की एक्शन को रिड्यूस कर देता है और हमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखती, उसे बोलते हैं एंटागोनिज्म। उसका एग्जाम्पल एड्रेनलिन एंड एसिटिलकोलिन आर गिवन टुगेदर, दे न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर ड्यू टू एंटागोनिज्म। अभी एड्रेनलिन और एसिटिलकोलिन के बारे में देखते हैं। ये जो दो ड्रग हैं उनमें से एड्रेनलिन एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है और एसिटिलकोलिन ये वैसोडायलेटर है। अब एड्रेनलिन क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर मीन्स वो वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करता है यानी छोटा करता है, और वैसोडायलेटर जो है वो वेन्स को डायलेट करता है यानी कि बड़ा करता है। अगर हम ये दोनों ड्रग्स साथ में एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होगा कि एड्रेनलिन जो है जो कि वेन को छोटा कर देता है, एसिटिलकोलिन के आ जाने से एसिटिलकोलिन उसे बड़ा कर देगा। तो इस तरह से हमें कोई भी एक्शन नहीं मिलेगा और इसे कहते हैं एंटागोनिज्म। जब हम दो और ज़्यादा ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे पहले ड्रग की एक्शन को दूसरा ड्रग कम कर देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपनी अपोजिट एक्शन दिखाते हैं। मतलब 1 + 1 = 0। पहला ड्रग दूसरे ड्रग से इंटरैक्ट होता है और उसकी वजह से दोनों ड्रग एक दूसरे के एक्शन को अपोज करते हैं और हमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखती, इसे बोलते हैं एंटागोनिज्म। ओके, सो दिस इज 12th फैक्टर, एंटागोनिज्म। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज अ idiosyncrasy. Okay, idiosyncrasy means an extraordinary response to a drug which is different from its characteristic pharmacological action is called idiosyncrasy. Okay, idiosyncrasy क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है, यानी कि ये एक एबनॉर्मल रिएक्शन है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन मे कॉजेज गैस्ट्रिक हेमोरेज। अगर हम एस्पिरिन को एडमिनिस्टर कर दो तो उसे उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल जाती है, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अगर आप एस्पिरिन खिला दो तो उनके शरीर पर एडवर्स इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं और उसे हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। दैट इज़ इट मे बी कॉल्ड एज अ एलर्जी। तो आइडियोसिंक्रेसी क्या है? तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है और ये एक एबनॉर्मल रिएक्शन है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन से डिफरेंट है, उसे बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। ओके, नाउ नेक्स्ट factor is a tolerance. When an unusual large dose of drug is required to give an effect that produced by the normal therapeutic dose, the phenomenon is termed as tolerance. Example, smoker can tolerate nicotine and alcoholic can tolerate large quantity of alcohols. कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलने के लिए हमें नॉर्मल डोज से ज़्यादा डोज लेना पड़ा तो उसे बोलते हैं टॉलरेंस। फॉर एग्जांपल, स्मोकर कैन टॉलरेट निकोटीन। जो इंसान स्मोकिंग करता है शुरू शुरू में उसे एक दो सिगारेट में उसको उसका इफ़ेक्ट मिल जाता है, पर उसके बाद एक दो से काम नहीं चलता। पहले जितना इफ़ेक्ट पाने के लिए अब उसे 4 से 5 सिगारेट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। अब अल्कोहलिक का भी सिमिलर है दोस्तों। अल्कोहलिक को भी स्टार्टिंग में जितना अल्कोहल वो लेता था फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलने में,
उससे नेक्स्ट ज़्यादा डोज लेना पड़ता है. ओके, सो these are called as a tolerance. Okay, so next is tachyphylaxis. So when a certain drugs are administered repeatedly at short interval, the cell receptor get blocked and pharmacological response to that particular drug is decreased. The decreased pharmacological response cannot be reversed by increasing the dose. This phenomenon is called as tachyphylaxis or acute tolerance. Okay. जब हम कोई ड्रग बहुत कम समय में बार बार एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें जो मिलने वाली फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि उस ड्रग ने सेल रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया होता है. अगर हम ड्रग का डोज इंक्रीज भी करें ना तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि सेल रिसेप्टर जो होते हैं वो पहली बारी में ही ब्लॉक हो चुके होते हैं. उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इफेड्रिन गिवन रिपीटेड डोज एट शॉर्ट इंटरवल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में प्रोड्यूस वेरी लेस रिस्पॉन्स ड्यू टू टैकीफाइलैक्सिस. अगर हम इफेड्रिन को शॉर्ट इंटरवल में एडमिनिस्टर करते हैं तो इफेड्रिन सेल रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और हमें डिक्रीज्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलती है. सो दिस इज कॉल्ड एज द टैकीफाइलैक्सिस. When certain drugs are administered repeatedly at short interval, the cell receptors get blocked and pharmacological response of that particular drug is decreased or reduced. This decrease in response cannot be reversed by increasing the dose. This is called as the tachyphylaxis. Okay, हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो फैक्टर है वो है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस. The changes in water electrolyte balance and body temperature and other physiological factor may modify the effect of drug. For example, salicylate reduces body temperature only in case an individual has rise in body temperature. देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि बॉडी का वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो गया होता है और बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ है, अगर हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उस ड्रग का कुछ अलग ही इफेक्ट हमें ऑब्जर्व हो सकता है. उसे हम मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस बोल सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उस केस में हम सैलिसिलेट ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो सैलिसिलेट उस बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है. सो दीज आर दी फैक्टर्स, 16 factor that is metabolic disturbances. So friends, ये है फैक्टर्स जो सिलेक्शन ऑफ डोज पे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों ड्रग का डोज फिक्स्ड नहीं रहता. तो इस पे 16 जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं जो हमने अभी अभी स्टडी किए. So friends, it is the responsibility of pharmacist to calculate the appropriate dose for each and every patient. Okay, so these are some important questions. What is posology? इसमें आपको posology की definition लिखनी है. Describe the different factor which influences the dose of drug. इसमें आपको सभी फैक्टर्स डिस्क्राइब करने हैं. अगर ये 3 मार्क्स के लिए पूछे तो 6 फैक्टर्स आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने होंगे. देन वाई द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच इज़ गिवन बाय इंट्रावेनस रूट्स इज़ लेस दैन दी ओरल रूट. ये आपको रीज़न पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए. राइट शॉर्ट नोट ऑन आइडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस, एडाप्टिव इफेक्ट एंड एंटागोनिज्म एंड एनलिस्ट दी डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज ऑफ ड्रग. ये सभी फैक्टर्स आपको एनलिस्ट करने हैं जो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन. सो दीज आर दी ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ दीज आर सम रेफरेंसेस फॉर पोसोलॉजी टॉपिक.
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग विथ मी। थैंक यू।